नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम आज का एजेंडा में। मैं हूं निखिल सिंह और आज के एजेंडा में हम ऐसी खबरों की बात करते हैं जो बटोर सकती हैं दिन में सुर्खियां और जिन पर रहेगी सबकी नजर। इस पर बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे इन खबरों का अपने संवाददाताओं के जरिए। सबसे पहले देखते हैं क्या है इस समय की हेडलाइंस। जापान दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से शुरू हो रही 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक में लेंगे भाग। दोनों पक्षों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए मंत्री अपने समकक्षों के साथ भी करेंगे बैठक। बारिश से बेहाल कर्नाटक, बाढ़ में डूबा आईटी हब बेंगलुरु। कई इलाकों में भारी जलभराव की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। मौसम विभाग ने 9 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा को जानो कार्यक्रम के तहत 12 देशों के राजनयिकों से करेंगे मुलाकात। 6 अप्रैल को जेपी नड्डा ने की थी भाजपा को जानो अभियान की शुरुआत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में रबी अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में कृषि मंत्रालय के अधिकारियों सहित वैज्ञानिक भी होंगे शामिल। तो आज के एजेंडा में सबसे पहले बात इंडिया जापान 2+2 डायलॉग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 सितंबर तक जापान की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डॉक्टर एस जयशंकर टोक्यो में दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने जापानी समकक्ष योशिमासा हयाशी और राजनाथ सिंह अपने समकक्ष यासुकाजु हमदा के साथ मंत्रिस्तरीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून सम्मत शासन के प्रति सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित रहेगी। यात्रा के दौरान दोनों पक्ष इस भागीदारी को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। तो राजनाथ सिंह और डॉक्टर एस जयशंकर आज से जापान की आधिकारिक यात्रा पे हैं। इस 2+2 डायलॉग पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह मौजूद है। अमृत, सबसे पहले तो कितनी महत्वपूर्ण है ये 2+2 डायलॉग जापान के साथ में, और क्या कुछ एजेंडा रहेगा इसमें? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि रीजनल कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह की रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, खास करके इंडो पैसिफिक में, ताइवान स्ट्रेट में, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग रहेगी क्योंकि जिस वक्त पर ये आ रही है। आपने बताया कि राजनाथ सिंह और डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं वहाँ। वो पहले अपने अपने जो काउंटर पार्ट्स है उनसे मुलाकात करेंगे। जब दो रक्षा मंत्री बैठते हैं तो रक्षा के क्षेत्र के तमाम जो बायलैटरल कोऑपरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उसकी समीक्षा करेंगे। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, आपकी डिफेंस प्रोडक्शंस, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शंस, उनकी इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ आप जानते हैं कि जो जापान के राजदूत यहाँ हैं संतोशी सुजुकी, उन्होंने हाल ही के दिनों में कहा था कि जापान इंटरेस्ट शो कर सकता है जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए। हालांकि भारत ने अभी आधिकारिक तौर पे उसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, पर भारत चाहता है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स के तहत डिफेंस सेक्टर में जो देश टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, अगर उनकी कंपनीज जुड़ना चाहती हैं, और ये भारत की एक नीति है कि मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस प्रोडक्शन में विदेशी कंपनियां अपनी खास करके टेक्नोलॉजी के लिए जो एडवांस्ड देश हैं और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो यहाँ निवेश करें। तो इन तमाम मुद्दों पे बात होगी। यूएवीज, रोबोटिक्स, लायन बैटरीज, जो भारत को निवेश चाहिए, जो भारत को टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस चाहिए, उसके लिए जो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अपने काउंटर पार्ट से बात करेंगे कि
क्वाड में कैसे आपकी पोजीशंस को इंसाइड करती हैं। आप जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले ही सीनियर ऑफिसर्स की मीट हुई, क्वाड के SOM सीनियर्स ऑफिसर मीटिंग हुई दिल्ली में 5 और 6 तारीख को, जहां ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के सीनियर ऑफिसर्स बैठकर मुलाकात की कि क्वाड में क्या क्या उसके कॉन्टूर्स होने चाहिए आने वाले वर्ष में। तो भारत और जापान दोनों ही क्वाड के मेंबर्स हैं और चाइना एक अहम कंट्री है इस रीजन में, जिसकी बढ़ती एग्रेसिवनेस या एग्रेशन एक चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए ही, पर इस क्षेत्र के देश हैं उनके लिए खास करके। जापान भी अगर आप देखें सेनकाकू आइलैंड्स के मुद्दे पे, और भारत देखें ईस्टर्न लद्दाख में जिस तरह की इंकर्जन चाइनीज ने की, उसके डायरेक्ट भुक्तभोगी हैं। तो दोनों कंट्रीज, और जिस तरह की एग्रेशन चाइना ताइवान की तरफ दिखा रहा है आजकल, तो उस पर विस्तार से बातचीत होगी। और 2+2 में जब चारों मंत्री बैठेंगे तो एक जो स्ट्रेटेजिक जहां हमारे इंटरेस्ट कोइंसाइड करते हैं, उसको नीतिगत रूप पर कैसे आगे लेके जाया जाए, इस पर बात होगी। निखिल, हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान शब्दों में बताइए अमृतपाल, ये समझना चाहेंगे दरअसल कि रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, इन दोनों के एक साथ बैठने से कितनी चीज़ों को सॉल्व करने में या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने में कितनी मदद मिलती है जब 2+2 डायलॉग होता है? तो ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा निखिल आपने। देखिए, आप रक्षा और जो रक्षा नीति और विदेश नीति ये बहुत जगहों पे कोइंसाइड करती है। कहने को तो रक्षा आपकी जो रक्षा जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, आपकी डिफेंस फोर्सेस होती हैं, उनका काम होता है कि आपकी जो सरहदें हैं उनकी रक्षा करना, पर एक्सटर्नल एग्रेशन से। पर आप अपनी पावर अपने एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस में प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे आपकी नेवीज बाहर सेल करती हैं और अपनी पावर एग्जर्ट करती हैं, जो सी लेन्स आपके रीजन से गुजरती हैं उसको एग्जर्ट करती हैं। दूसरा, विदेश नीति क्या करती है कि विदेश नीति जिस तरह का एग्रेशन, मान लें मैं एक उदाहरण के तौर पर अगर चाइना की बात करें, ताइवान में अगर स्ट्रेट में एक्सरसाइजेस हो रही हैं, उससे भारत को कोई डायरेक्ट खतरा नहीं है, अगर इमीडिएट खतरा नहीं है, पर वो एक एग्रेशन दिखाता है चाइना की अपने सभी जो पड़ोसी देश हैं उनकी तरफ। उनके मसले जापान से हैं, उनके मसले साउथ एशिया के कंट्रीज से हैं, उनके मसले ताइवान से हैं, उनका मसला आपकी सरहद पे ईस्टर्न लद्दाख में है जो अभी तक स्टैंड ऑफ रिजॉल्व नहीं हुआ है। मिलिट्रीज के कई राउंड्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, वार्ता के कई राउंड्स हो चुके हैं। तो उसमें विदेश नीति आती है कि कैसे आप अपनी सुरक्षा के लिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक अपनी सिक्योरिटी के लिए और रीजन की स्टेबिलिटी के लिए, क्षेत्र की स्टेबिलिटी के लिए, जो आपके डिफेंस इंटरेस्ट पर इम्पिंच करता हो। तो इसलिए जब रक्षा और विदेश मंत्री बैठते हैं तो आपकी एक स्ट्रेटेजिक और डिफेंस नीति बनाते हैं जो आपके देश को सिक्योर और सक्षम करने का काम करती है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और उम्मीद है कि जिस तरह से आपने बताया कि जब इंडिया और जापान की 2+2 डायलॉग होगी तो तमाम जो स्ट्रेटेजिक मुद्दे हैं उन पर बात होगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किस तरह से शांति बनाए रखी जाए इसकी भी चर्चा होगी। और अब बात कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बाढ़ के कहर की, जहां पर ज़बरदस्त स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। कोरमंगला स्थित बेंगलुरु के कई हिस्सों में जलभराव के कारण ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। राहत कार्यों के लिए नौकाओं और ट्रैक्टर्स को लगाना पड़ा है। शहर के अधिकतर इलाकों में भी इतना पानी भर गया है कि कई घरों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नाव चलानी पड़ी है। मौसम विभाग ने कर्नाटक में 9 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 8 और 9 सितंबर को भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से कई आईटी कंपनियों का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब आईटी वर्कर्स ट्रैक्टर पर दफ्तर जा रहे हैं।
तो जल प्लावित हो चुका है बेंगलुरु और हमारी संवाददाता आयशा खानम बेंगलुरु से जुड़ रही हैं और ज़्यादा अपडेट्स और जानकारी के साथ में। आयशा, सबसे पहले तो अपडेट बताएं, बारिश की क्या स्थिति है, मौसम विभाग क्या कुछ कहता है और क्या कुछ सूरत हाल है अभी बेंगलुरु और आसपास के इलाके का? जी देखिए निखिल, फिलहाल बारिश रुकी है और लगभग 8:30 बजे तक तेज बारिश हो रही थी, लेकिन फिलहाल बारिश थमने की वजह से थोड़ी उम्मीद नजर आ रही है कि थोड़ा सड़कों पर जो पानी है वो कम हो सकता है और फिर इन इलाकों में महादेवपुरा, सरजापुर और बैंगलोर के दक्षिण के कई प्रभावित इलाकों में राहत का काम आसान हो जाएगा। तो फिलहाल मौसम विभाग कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 9 सितंबर तक बैंगलोर और आसपास के जिलों में तेज बारिश होगी। इसके चलते लोग अब तैयारी कर रहे हैं कि इस तरह अगर बुरी से बुरी स्थिति बनती है तो उसका सामना कैसे किया जाए। तो कर्नाटक सरकार भी लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो बैंगलोर के दक्षिण इलाकों में हुआ है। करीब 59 जोन्स में नुकसान हुआ है, जहां पर जल भराव के चलते कई घरों को नुकसान हुआ है और आईटी कॉरिडोर में कई कंपनियां तबाह हो चुकी है। ऐसी सूरत में अब आईटी कंपनियां कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर से आज शाम को एक बैठक करेंगे और इस बैठक में जायजा लिया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है और क्या क्या इन इलाकों में करना जरूरी है ताकि दोबारा से यहाँ पर नॉर्मल सी रिस्टोर की जा सके। तो फिलहाल आईटी कंपनीज कह रही हैं कि उन्हें 200 करोड़ रुपए का नुकसान लगभग 3 दिनों में हुआ है और लोगों को जो है राहत जो शेल्टर्स होंगे वहां पर भेजा जा रहा है और दक्षिण बैंगलोर में कई स्कूलों को छुट्टी भी दे दी गई है। तो ऐसी सूरत में अगर बारिश दोबारा होती है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का पानी जो है सड़कों पर जो भरा है वो नालियों में जाने के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये नालियां भरी हुई है और कहीं ना कहीं बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये काम पिछले 3 महीने से पूरा क्यों नहीं हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसके आदेश दे दिए थे पिछली बार जब बारिश हुआ था बैंगलोर उत्तर के इलाकों में कई जो रिहायशी इलाके हैं वो पूरी तरह से इन इलाकों में जल भराव हुआ था, लेकिन अभी तक इन जो बैंगलोर दक्षिण के इलाके हैं यहाँ पर जो नालियों की स्थिति है बेहद खराब हालत में है। तो ऐसी सूरत में बैंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दक्षिण बैंगलोर में खासकर आईटी कॉरिडोर में बुरी तरह से चरमरा गया है और ब्रांड बैंगलोर के लिए ये बहुत बड़ा धक्का है। तो कर्नाटक की सरकार तुरंत इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है और कोशिश यही जारी है कि सड़कों की मरम्मत जल्द से जल्द हो और लोगों को राहत मिले। जी, एक बात थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि ये इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि बेंगलुरु इससे पहले इतना जलमग्न कभी दिखा नहीं और मौसम विभाग क्या कहता है, क्या है इसकी पूरी वजह इस तरह से बारिश की? जी देखिए निखिल, मौसम विभाग का कहना है कि ये पिछले 75 साल में ये रिकॉर्ड रेनफॉल हुआ है, सबसे तेज बारिश पिछले 75 साल में हुई है और पिछले 75 साल में बैंगलोर इतनी ग्रोथ नहीं किया था। बैंगलोर एक छोटा शहर था, ये आईटी सिटी नहीं था, तो हो सकता है इस तरह की स्थिति तब ना बनी हो। लेकिन खास बात यह है कि जिन इलाकों में पानी भरा है, जहां पर सड़कें भरी हुई है, इन इलाकों में करीब 70 से ज्यादा आईटी पार्क्स बने हुए हैं। हाँ। इसकी वजह है कि यहाँ पर पानी भर गया है। तो ये तमाम चीजें, एक तरफ कुदरत का कहर तो दूसरी तरफ अर्बनाइजेशन, ये दोनों मिलाकर निश्चित तौर पर एक तरफ कुदरत का कहर और दूसरी तरफ अर्बनाइजेशन, और इसकी वजह से जो सामने परिस्थिति आई है उससे सरकार भी जूझ रही है, जनता भी त्रस्त है, लेकिन उससे पार पाने की कोशिश की जा रही है, लगातार प्रयास जारी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आयशा खानम। और अब हमारी अगली खबर जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ममता सरकार में कानून मंत्री मलय घटक के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं। अभी खबर आई है कि कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। ममता सरकार में कानून मंत्री मलय घटक के ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। तो सीबीआई के छापे पड़े हैं ममता सरकार के कानून मंत्री मलय घटक के ठिकानों पर। कोयला आवंटन घोटाला मामले में सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है और कोयला घोटाला मामले में सीबीआई की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज,
पूरी खबर की जानकारी डिटेल में दीजिए। क्या है खबर? सीबीआई ने मलय घटक के ठिकानों पर छापेमारी की है। देखिए, बिल्कुल कैबिनेट मंत्री हैं और सीबीआई की टीम उनके घर पर मौजूद है। इसके अलावा 6 लोकेशन और हैं जहां पर सीबीआई की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। ये पूरा का पूरा मामला कोयला स्मगलिंग को लेकर है और जिसमें ममता बनर्जी के कई सारे जो नेता हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, वो इसमें शामिल हैं। यहाँ तक कि इससे पहले ईडी ने भी इसमें मामले की जो जांच है वो शुरू की थी और ईडी ने भी इसमें कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए कई सारे लोगों से पूछताछ भी करी थी। मामला इस तरह का है कि जो कोयला सरकारी कंपनियों को आवंटित किया जाता है, उस कोयले की जो तस्करी है प्राइवेट कंपनियों को की गई और उससे करोड़ों रुपए ममता बनर्जी कैबिनेट के कई सारे जो मिनिस्टर हैं और इसके अलावा कई सारे नेता हैं, उन्होंने कमाई। अब सीबीआई इस मामले में लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। कह सकते हैं कि ममता बनर्जी, ये मलय घटक का किस तरह से इस कोयला आवंटन घोटाले में एसोसिएशन था, अगर इस बारे में कोई जानकारी मिली हो? देखिए, मलय घटक का नाम सामने आया था जब कोयले की तस्करी की गई थी। उस समय जब जांच की गई थी तो सीबीआई को ये पता लगा था कि मलय घटक इसमें एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और बड़े पैमाने पर जो सरकारी कोयला है उसका स्मगलिंग है वो की जा रही है प्राइवेट कंपनियों को और उसकी एवज में एक बड़ी जो रकम है वो मलय घटक तक पहुंच रही है। इस बात की जानकारी सीबीआई के पास थी। यही कारण है कि सीबीआई ने अब ये छापा मारा है और छापेमारी की कार्रवाई 6 जगह चल रही है। इसमें आसनसोल में 5 लोकेशन शामिल हैं। इसके अलावा कोलकाता है, वहाँ पर भी जो सीबीआई की टीम है लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो ममता सरकार में कानून मंत्री मलय घटक के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। ममता सरकार इन दिनों भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में घिरती हुई नजर आ रही है और मुश्किलों में दिखाई दे रही है। और एक और मुश्किल उनके कानून मंत्री मलय घटक के ठिकानों पर कोयला आवंटन घोटाले को लेकर के छापेमारी चल रही है। कुल 8 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने ये जानकारी दी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भारत में तैनात 12 देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ मुलाकात करेंगे। भाजपा को जानो कार्यक्रम के तहत दुनिया के विभिन्न देशों तक उनके राजदूतों या उच्चायुक्तों के माध्यम से भाजपा के इतिहास, संघर्ष, उसकी सफलता, उसकी विचारधारा और भाजपा के योगदान के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए अभियान की कड़ी में जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में 12 देशों के राजनयिकों, मिशन के प्रमुखों के साथ संवाद करेंगे। भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर इसी वर्ष 6 अप्रैल 2022 को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा को जानो अभियान की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथवाले के साथ ही पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, भाजपा का प्रसार पूरी दुनिया भर में किया जाए, उसकी जो आइडियोलॉजी है, जो उसकी विचारधारा है और अब जो उसकी नीतियां हैं, उसके विषय में पूरी दुनिया जान सके, इसके लिए भी बीजेपी प्रयासरत है। देश और दुनिया में बीजेपी की विचारधारा को लोग बेहतर तरीके से जान समझ पाएँ और ख़ासतौर पर तमाम देशों में जो भारत में उन देशों के मिशन प्रमुख हैं, राजदूत हैं, उनसे दरअसल बीजेपी के बारे में, उसकी नीतियां क्या हैं, किस तरह से उसकी जो विकास गाथा है और देश के निर्माण में, देश के विकास में जिस तरह से बीजेपी की विचारधारा का एक योगदान है और उस सब बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए, उनके सवालों का जवाब दिया जाए। इसको लेकर ये अभियान शुरू किया गया था बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर और अब तब से हम देख रहे हैं कि 47 देशों के मिशन प्रमुखों या राजदूतों के साथ इस तरह के अभियान में बातचीत हो चुकी है, उन्हें जानकारी दी जा चुकी है, उनके सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं और आज संभावित 12 और राजदूत या फिर मिशन प्रमुख हैं जिनके साथ संवाद होना है। तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी का अभियान है कि दुनिया भर के देश ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी के कार्यक्रमों के बारे में जान पाएँ और इस पहल का हम देख रहे हैं कि एक बहुत ऐसा असर हो रहा है जिसमें तमाम देशों को
देख रहे हैं कि वहाँ से जो राजदूत हैं या फिर मिशन प्रमुख हैं वो भाग लेते हैं, उनके साथ संवाद होता है और 4 बजे शाम को ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में, बीजेपी के दिल्ली के मुख्यालय में है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। जी, कल भी एक बैठक हुई थी और अब 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। तो अपनी नीतियों का प्रसार देश विदेश दुनिया के कोने कोने तक फैलाना और यहाँ भी चुनाव की तैयारियां अभी से, शायद दूसरी पार्टियां अभी इस तरह से तैयार नहीं है जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है। जी देखिए, बीजेपी की यही खूबी है, जहां एक तरफ जिन राज्यों में चुनाव संभावित हैं, गुजरात और हिमाचल, वहां पर उनकी तैयारियों को अंतिम रूप देने की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही, वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए उन सीटों को चिन्हित किया जा रहा है जो बीजेपी कम अंतर से हारी थी या फिर जहां दूसरे नंबर पर रही थी, तो या वहां पर जीत हासिल नहीं हुई थी। तो ऐसी तकरीबन 144 सीटों को चिन्हित किया गया है। उन सीटों को लेकर प्रभारी बनाए जा रहे हैं, यानी किस नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वहां दौरा करें, वहां लोगों से संवाद करें और बीजेपी की जो पैठ है वो जमीनी स्तर पर और मजबूत करें। केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में बताएं, संगठन को और चुस्त दुरुस्त करें, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें, जिससे 2024 में बीजेपी को उस सीट पर जीत सुनिश्चित की जा सके। तो आप देखिए कि कितनी लंबी तैयारी बीजेपी करती है, जहां बाकी जो दल हैं वो बहुत देर में इस बात की शुरुआत करते हैं, वहीं बीजेपी संगठन के तौर पर हम देख रहे हैं कि बड़ी लंबी तैयारी करती है और काफी पहले इस बात की तैयारी शुरू कर दी। बिल्कुल, अभी से रणनीति बनाकर उसकी तैयारियां 2024 की शुरू कर दी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में रबी अभियान के लिए आज दिल्ली के पूसा में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में कृषि मंत्रालय के अधिकारियों सहित कृषि वैज्ञानिक, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का मकसद रबी फसलों की बुआई के रकबे को बढ़ाकर दलहन तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना है, जिससे इस क्षेत्र में भी देश आत्मनिर्भर बन सके। हमारे संवाददाता अनुज यादव और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ाना और न सिर्फ उत्पादन बढ़ाना बल्कि रबी फसलों का जो रकबा है उसको भी बढ़ाना, ये इस सम्मेलन के जरिए कैसे ये प्रसार किया जा सकेगा, क्या कुछ होगा इसके एजेंडे में? देखिए, राष्ट्रीय सम्मेलन का सबसे बड़ा मकसद यही है, क्योंकि अगर हम दलहन और तिलहन की फसलों की बात करें तो लगातार केंद्र सरकार का यही लक्ष्य है कि इसमें देश आत्मनिर्भर बने, क्योंकि हम जानते हैं कि तिलहन के क्षेत्र में हमें अभी कई तरह के जो खाद्य जो तेल हैं, खाने पीने के जो तेल हैं, उनको हमें आयात करना पड़ता है। और ऐसे में लगातार केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके माध्यम से अब किसानों का जो रकबा है रबी की फसलों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम जानते हैं कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो रबी की फसलें हैं उनकी बुआई होती है। ऐसे में राज्य सरकारों को साथ लेकर और जो कृषि वैज्ञानिक हैं या फिर मंत्रालय के अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर ये एक सम्मेलन हो रहा है और इसमें जितनी भी जरूरतें राज्यों की हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार मिलकर काम करती है। ऐसे में इस सम्मेलन का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि राज्यों को जो भी जरूरत केंद्र सरकार से है वो इस सम्मेलन के माध्यम से उनकी बातों को करेंगे और उसके बाद केंद्र सरकार वो सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी राष्ट्रीय स्तर पर। जी, तो इसमें क्या समझा जाए कि सम्मेलन में सिर्फ कहीं ना कहीं जो कृषि से जुड़े हुए तमाम जो जिसको कहते हैं तकनीक कि किस तरह से फसलों को उगाया जाए, इन सब विषय में जानकारी होगी, या इसके अतिरिक्त साथ ही साथ इस बारे में भी बात होगी कि किस तरह से इसका उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ बाजार मिल सके, जो किसान हैं उनको जो रकम है वो बेहतर मिल सके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आजकल कृषि के क्षेत्र में जिस तरीके से तकनीक का उपयोग हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि किसान की लागत कम हो और उसका उत्पादन ज्यादा बढ़े, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपसे संवाद जारी रखेंगे। अनुज, एक ब्रेकिंग खबर हमारे पास आ रही है और उस पर चलते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़े मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए कई राज्यों में छापेमारी की है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही करीब 2 दर्जन जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। तो फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए जिस तरह से सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि टैक्स चोरी करने के लिए करोड़ों रुपए की जो फर्जीवाड़ा किया गया है उस पर छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में छापेमारी
चल रही है। ये इनकम टैक्स की छापेमारी है। राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़ा हुआ ये मामला है। फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई है। राजनीतिक दलों के नाम पर चंदा वसूली करके टैक्स चोरी करने पर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला है, ये ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और इसमें कई प्रदेशों में छापेमारी चल रही है, जिनमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित दूसरे प्रदेश भी शामिल हैं। राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा उगाही से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। सूत्रों के मुताबिक टैक्स चोरी करने के करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का ये मामला है और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में छापेमारी चल रही है। तो लगातार इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या है फर्जीवाड़ा, किस तरह से इसको अंजाम दिया जा रहा था और इनकम टैक्स किस तरह से अब नकेल कस रहा है? देखिए, बिल्कुल पूरे देश भर में ये खेल खेला जा रहा था कई सारे लोगों के द्वारा अलग अलग संगठित रूप से कि राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा वसूल कर रहे थे और उसको राजनीतिक पार्टियों के खाते में न डालकर अपनी खातों में डाला जा रहा था। और ये पूरे देश भर में चल रहा था, कई सारे राज्य इसमें शामिल हैं। यही कारण है कि जब इनकम टैक्स को पता लगा इसके बारे में, उन्होंने प्रॉपर इसकी जांच की और ये पाया कि बड़े पैमाने पर न केवल इनकम टैक्स की चोरी की जा रही है बल्कि अकूत संपत्ति है वो अर्जित की जा रही है। यही कारण है, आपने देखा होगा कि देश भर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साथ छापे मारे हैं और इसमें कई सारी जगह शामिल हैं। अगर हम जगहों की बात करें तो कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहां पर इनकम टैक्स की कार्रवाई अभी भी लगातार चल रही है। इनकम टैक्स के पास पुख्ता सबूत हैं इस बात के कि राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा वसूलने के खेल में कई सारे लोग देश भर में अलग अलग। तो इसमें कौन से लोग शामिल हैं? क्या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी हैं इसमें, या फर्जी लोगों ने राजनीतिक दलों के नाम पर चंदे वसूले हैं और अपने अकाउंट्स में उसको ले लिया? देखिए, इसमें राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हैं, इसमें प्राइवेट पर्सन हैं वो भी शामिल हैं, इसमें कई सारे कारोबारी हैं वो भी शामिल हैं जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों की नज़दीकी का फ़ायदा उठाया, या ये कहें कि जब चंदा लिया तो ये शो किया कि वो फला राजनीतिक पार्टी के काफ़ी नज़दीक है और उनका राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त होगा, उसी के नाम पर उन्होंने चंदा लिया, कई सारी इंडस्ट्रियों से लिया। यही कारण है कि न केवल राजनीतिक पार्टी के नेताओं के ऊपर बल्कि प्राइवेट पर्सन और कई सारे उद्योगपतियों के ऊपर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रेड है वो चल रही है। इस समय छत्तीसगढ़ में भी कई सारे जो उद्योगपति हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड कर रहा है। मध्य प्रदेश में कई सारी जगह पर ऐसे उद्योगपति जो चंदा वसूली के खेल में शामिल थे उनके ऊपर भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो लगातार रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि पूरे देश भर का ये खेल है और इसमें कई सारी जगह पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाई कर रहा है, ऐसा राजनीतिक चंदा वसूलने के नाम पर जो इस खेल को खेल रहे थे। बिल्कुल, तो राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदा वसूली करने वाले लोगों के खिलाफ सीबीआई ने नकेल कसी है। संवाददाता नीरज सिंह ये जानकारी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज के एजेंडा के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।